मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोक नगर स्थित एक फ्लैट में शनिवार देर रात हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी मृतक की बेटी ने दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक कमरे में 2 लोगों के शव पड़े हुए थे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के शव अर्धनग्न थे और दोनों के गले किसी धारदार हथियार से बुरी तरह कटे हुए थे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स अगले दिन शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट्स देखना भी ना भूलें। और दूसरी बात, आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, मुझे इस बात की शिकायत ज़रूर है, तो प्लीज़ मेरा सहयोग करें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। जैसे ही इशिका ने घर का दरवाज़ा खोला, सामने कमरे में उसकी मम्मी सरिता नरवरिया और उसके अंकल रवि ठाकुर के शव पड़े हुए थे। यह देखते ही उसकी चीख निकल गई। फर्श पूरी तरह से खून से लाल हुआ पड़ा था। सरिता और रवि ठाकुर दोनों के शरीर पूरी तरह से नग्न थे। घर का दृश्य देखते ही उसने इसकी सूचना सबसे पहले पुलिस को दी। यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में स्थित अशोक नगर में हुई थी। यहीं पर सरिता तीसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहती थी। डबल मर्डर की सूचना पाते ही एरोड्रम थाने के SHO राजेश साहू तुरंत ही पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। ममता अपने घर के काम में बिजी थी। उसी वक्त उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई। जैसे ही ममता ने अपने मोबाइल पर नज़र डाली, रवि ठाकुर का फ़ोन था। रवि बाबू का फ़ोन देखते ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसकी कॉल रिसीव करे या काट दे। ममता का पति नितिन उस समय घर पर ही था। उस वक्त तो उसने रवि की कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन जैसे ही उसका पति घर से काम के लिए निकला, ममता ने रवि बाबू को कॉल बैक कर दिया। ममता की कॉल रिसीव करते ही रवि ठाकुर बोला, और ममता रानी कैसी हो? क्या बात है, आजकल तो तुम हमारा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही हो। ममता ने पूछा, ठाकुर साहब ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उस वक्त मेरे पति घर पर ही थे, जिस वजह से मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर सकी। बोलिए ठाकुर साहब, कैसे फ़ोन किया? तभी रवि ठाकुर ने कहा, ममता रानी आज शाम को टाइम निकाल कर होटल चली आना, तुम्हारी दावत है। नहीं ठाकुर साहब, आज मैं आपसे नहीं मिल सकती। आज मुझे घर पर ज़रूरी काम है। ममता रानी, ज़रूरी काम तो हर रोज़ होते ही रहते हैं, हमारा भी आज ज़रूरी काम है। अगर आज तुम नहीं आई तो हमारा ज़रूरी काम कैसे होगा? आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। रवि अपनी जिद पर अड़ गया तो ममता के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। फिर भी उसने भरे मन से कहा, ठीक है, मैं आने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपके होटल नहीं आ पाऊँगी। अगर हम दोनों सरिता दीदी के घर पर मिलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रवि ठाकुर को सरिता के घर जाने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सरिता के साथ भी ममता की तरह उसके गहरे संबंध थे। ममता का आज कहीं भी जाने का मन तो नहीं था, लेकिन रवि ठाकुर को मना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सरिता मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अशोक नगर में अपनी बेटी इशिका और पति ऋषि नरवरिया के साथ रहती थी। दोपहर के करीब 11 बजे सरिता की बेटी इशिका कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी। पति भी किसी काम से घर से बाहर चला गया था। बेटी के घर से निकलते ही सरिता ने कहा था कि बेटी, ठंड का मौसम है, टाइम से घर आ जाना। इशिका को घर से निकलते मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तभी उसकी मम्मी का उसके फ़ोन पर मैसेज आ गया। उसने जैसे ही मैसेज को पढ़ा तो वह हक्की बक्की रह गई। मैसेज में लिखा था, बेटी, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तू जल्दी से घर वापस आ जा।
मैसेज पढ़ते ही इशिका बुरी तरह घबरा गई। उसके बाद वह काम धाम छोड़कर तुरंत ही घर पहुंची। घर पर अपनी मम्मी और अंकल की खून सनी लाशें देखकर वह घबरा गई। वह जोर जोर से चीखने लगी। कुछ देर बाद इशिका ने थाना एरोड्रम में फ़ोन करके इस मामले की सूचना दे दी। घटनास्थल पर पहुंचते ही एसएचओ राजेश साहू ने कमरे की जांच पड़ताल की। सरिता और रवि ठाकुर के शव नग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़े हुए थे। वहीं पर एक पुरानी तलवार भी पड़ी हुई थी। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तो घर के दरवाजे पर भी जबरन प्रवेश के निशान पाए गए, जिससे पता चला कि हत्यारों की संख्या एक से अधिक थी। घर का दृश्य देखकर लगता था कि हत्यारों ने खून और सबूत को साफ करने की कोशिश भी की थी। इस डबल मर्डर की सूचना पाते ही एडिशनल डीसीपी जोन 1 आलोक शर्मा, एसीपी विवेक चौहान के साथ ही एफएसएल विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचे। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से कुछ सबूत इकट्ठा किए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचते ही मृतका की बेटी इशिका से जानकारी ली। मृतका सरिता की बेटी इशिका ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि रवि बाबू का सरवटे बस स्टैंड इलाके में होटल है। उसकी मम्मी सरिता एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। दोनों में अच्छी जान पहचान और घरेलू संबंध थे, जिसके कारण दोनों ही रवि बाबू अक्सर उनके घर पर आते जाते रहते थे। रवि बाबू के 3 बच्चे थे। इस जघन्य ने अपराध की तह तक पहुंचने के लिए एडिशनल डीसीपी आलोक वर्मा ने साइबर टीम के साथ साथ एक पुलिस टीम का भी गठन किया। इस टीम में एसआई लक्ष्मण सिंह गौड़, रविराज सिंह बेस, हेड कांस्टेबल अरविंद तोमर, पवन पांडे, कमलेश चावला, विलियम सिंह, जितेंद्र सांखला, विजय वर्मा, माखन चौधरी, कांस्टेबल संजय डांगी, विशाल दबहाडे, महिला कांस्टेबल रितिका शर्मा आदि को भी शामिल किया गया। टीम का गठन होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में लगे लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। साथ ही लगभग 100 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। कैमरों की जांच करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली। इस दौरान मृतक रवि ठाकुर के अलावा 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष भी आए थे। यह सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने रवि ठाकुर और सरिता नरवरिया के मोबाइलों की खोज की तो दोनों के मोबाइल ही गायब मिले। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि इस हत्याकांड से कुछ देर पहले ही सरिता ने अपनी सहेली ममता के फ़ोन पर बात की थी। उसी कॉल डिटेल्स के द्वारा पता चला कि रवि ठाकुर सरिता के साथ साथ ममता से भी बात करता था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर ममता की शिनाख्त की तो पुलिस का शक उसी पर पक्का हो गया। उसी शक के आधार पर पुलिस ने ममता के घर पर दबिश दी तो वह घर से गायब मिली। उसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी बंद मिला। उसके मोबाइल को ट्रेस करते हुए पुलिस ने देर रात देवनगर खजराना से ममता उर्फ पिंकी और उसके पति नितिन को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पति पत्नी को अपनी हिरासत में लेते ही पुलिस ने उनसे इस हत्याकांड के संबंध में पूछताछ की तो दोनों ने जल्दी ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ममता ने पुलिस को बताया कि काफ़ी समय से रवि ठाकुर उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने रवि ठाकुर के मोबाइल की गैलरी सर्च की तो उसमें कई महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले जो सभी उसी के होटल में बनाए गए थे। पुलिस को रवि ठाकुर के होटल में कई गुप्त कैमरे भी मिले जिनके सहारे से ही वह महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाता था। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद इस हत्याकांड की जो कहानी उभर कर सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के नंदानगर निवासी रवि ठाकुर ने सरवटे बस स्टैंड के पास स्थित 3 होटल माँ वैष्णो पैलेस, हनी और होटल सागर ठेके पर ले रखे थे। इन होटलों से रवि ठाकुर की अच्छी कमाई होती थी। सरिता से रवि ठाकुर की पुरानी जान पहचान थी। सरिता इंदौर में ही एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सरिता का ब्यूटी पार्लर भी ठीक ठाक चलता था।
ब्यूटी पार्लर चलाने के दौरान उसके पास हर तरह की महिलाएं आती थीं। यही कारण था कि सरिता अधिकांश महिलाओं की कुंडली भली भांति जानती थी। सरिता और रवि ठाकुर के बीच काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चलता आ रहा था। उसी के चलते सरिता रवि ठाकुर के पैसे से माला माल हो गई थी और यही कारण था कि सरिता हर वक्त रवि ठाकुर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। रवि ठाकुर काफ़ी पैसे वाला था। अपना पैसा वह ब्याज पर भी देने का काम करता था। इस सब में सरिता की भी भागीदारी होती थी। वही इसके लिए ऐसे ग्राहक ढूंढ कर लाती थी जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी। सरिता के पास हर रोज़ ऐसी कई महिलाएं आती थीं जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी। उसके बाद सरिता उनको रवि ठाकुर के पास ले जाकर उससे मिलवाती और फिर उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा दिलवा देती थी। उस पैसे की वापसी की जिम्मेदारी भी सरिता की ही होती थी। अगर कोई महिला उसका पैसा नहीं लौटा पाती तो वह उसे अपने होटल पर बुलाता और फिर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ अवैध संबंध बना लेता था। वह इसी धंधे के सहारे अपनी मन माफिक महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाकर अपनी हवस को मिटाने लगा था। धीरे धीरे रवि ठाकुर और सरिता के बीच बने संबंध इतने मजबूत हो गए थे कि वह अपने घर भी बहुत ही कम जाता था। उसका सरिता के पास ही ज़्यादातर आना जाना था। सरिता ने अशोक नगर में एक 3 मंजिला मकान में ऊपर का फ्लोर ले रखा था। वह अधिकांश रातें उसी के पास गुजारता था। ममता देवी भी सरिता की जान पहचान की थी। उसकी जान पहचान भी उसी के ब्यूटी पार्लर में हुई थी। सरिता का व्यवहार ममता को बहुत ही अच्छा लगा था। यही कारण था कि कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उसी दौरान ममता को किसी काम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत आ पड़ी। उसके लिए उसने सरिता के से जिक्र किया तो सरिता ने कहा, बहन, तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उसकी व्यवस्था करा दूंगी। उसके बाद वह एक दिन टाइम निकालकर उसे साथ लेकर रवि ठाकुर के होटल पहुंची। ममता को देखने भालने में बहुत सुंदर थी। उसको देखते ही रवि ठाकुर उसकी खूबसूरती पर मर मिटा। सरिता ने रवि ठाकुर से ममता का परिचय कराया। उसके बाद सरिता के कहने पर उसने उसे कुछ रुपए उधार दे दिए। ममता को पैसे देते वक्त रवि ठाकुर ने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था। ममता के मोबाइल लेने के बाद रवि ठाकुर उसे टाइम बेटाइम फ़ोन करता रहता था, जिसके कारण ममता भी खुश थी कि कई होटलों का मालिक होते हुए भी रवि उसे फ़ोन कर उसकी खैर खबर लेता रहता है, जिसके कारण ममता भी उस पर बहुत विश्वास करने लगी थी। उसी विश्वास के चलते एक दिन रवि ठाकुर ने ममता को अपने होटल बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। उस समय तो ममता ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसके बाद में रवि ठाकुर आए दिन उसको होटल में बुलाने लगा, जो बाद में ममता को खलने लगा। वह उसके पास जाने से आनाकानी करती थी। वह उससे अपने रुपए वापस करने की धौंस भी देने लगा था। रवि ठाकुर अय्याशी केवल ममता के साथ ही नहीं करता था, बल्कि उसने इस तरह की कई महिलाओं को अपने जाल में फंसा रखा था। उन महिलाओं की मजबूरी भी ऐसी थी कि वह ना तो रुपए ही लौटा सकती थी और ना ही उसके पास जाने से मना कर सकती थी। ममता को यह भी पता चल गया था कि इस सब में सरिता की मिलीजुली साजिश भी है। वो ही औरतों को फंसाती है और फिर रवि ठाकुर के सामने परोस देती है। उसे इस दलदल से निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन रवि ठाकुर ने ममता को फ़ोन मिलाया तो वह उस वक्त टॉयलेट में गई हुई थी। रवि ठाकुर ने कई बार उसे फ़ोन मिलाया, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाई। उसी वक्त उसका पति नितिन बाहर से घर आ गया। ममता का फ़ोन बार बार बजने के कारण नितिन ने ही उसे रिसीव किया। नितिन ने रिसीव करते ही रवि ठाकुर ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद नितिन ने अपनी ओर से उसे फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया, जिससे नितिन को कुछ शक हुआ। तब तक ममता भी टॉयलेट से बाहर आ गई थी। नितिन ने उसके आते ही बताया कि रवि ठाकुर का फ़ोन था। तब ममता ने बात टालते हुए कह दिया कि वह अपने पैसे वापस मांग रहा है। तब नितिन ने ममता से कहा कि उससे कह देना कि उसके पैसे वापस करने में कुछ और वक्त लगेगा।
उसके बाद नितिन कुछ काम से बाहर निकल गया। तब ममता ने रवि ठाकुर को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा कि आज शाम का वक्त निकाल लो, कुछ समय के लिए होटल आ जाना। ममता ने आने से मना किया तो थोड़ी देर बाद ही रवि ठाकुर ने उसके मोबाइल पर एक वीडियो सेंड कर दिया। ममता ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। यह वीडियो उसी के साथ बनाए गए संबंधों की थी। उसके थोड़ी देर बाद ही रवि ठाकुर का फ़ोन आ गया। ममता रानी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको सही लगी तो यह आपके पति के नंबर पर भी भेज दूं, शायद उसे भी पसंद आए। यह बात सुनते ही ममता को दिन में तारे नजर आ गए। उसने सोचा कि यह वीडियो उसके पति ने देख ली तो वह तो उसकी जान ही ले लेगा। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वह बुरी तरह फंस चुकी है। उसने इस बात की शिकायत सरिता से की तो सरिता ने भी उसे उल्टा जवाब दिया, अगर तुम्हें यह सब बुरा लग रहा था तो रवि बाबू के पैसे लौटा दो। सरिता की यह बात ममता को बहुत ही बुरी लगी। फिर वह सरिता से भी नफरत करने लगी, लेकिन उसे उस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रवि ठाकुर ममता की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए आए दिन उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा था। जब ममता उसकी हरकतों से परेशान हो गई तो उसने यह बात एक दिन अपनी पति को बता दी। यह बात सुनते ही नितिन बौखला उठा। इस जानकारी के बाद नितिन और ममता के बीच काफ़ी मनमुटाव भी पैदा हो गया था, जिसके कारण कई दिनों तक दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। ममता ने पति को यह भी बता दिया था कि सबकी जिम्मेदार सरिता ही है। उसी ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया था। इसके बाद नितिन और ममता इससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी रास्ते की तलाश में लग गए। रास्ता भी ऐसा कि जिससे उन्हें रवि का पैसा भी ना देना पड़े और उससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाए। सलाह मशविरा के बाद दोनों ने सरिता और रवि ठाकुर को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। प्लानिंग के लिए उन्होंने करीब 1 महीने तक क्राइम सीरियल देखे। तब पति पत्नी दोनों ने मिलकर दोनों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। फिर वह उसी योजना के तहत रवि ठाकुर के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगे। बात 9 दिसंबर 2023 की है। रवि ठाकुर ने ममता को फ़ोन कर होटल आने के लिए कहा। इस पर ममता ने कह दिया, मैं आज आपके होटल नहीं आ सकती। अगर आपको आना है तो आप सरिता के घर पर आ जाना। सरिता के घर जाने में रवि को भी कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद रवि ठाकुर ने ममता से कह दिया कि ठीक है, वह सरिता के घर पर ही पहुंच जाएगा। उसी वक्त ममता ने सरिता को फ़ोन करके बता दिया कि रवि ठाकुर और मैं आपके घर आने वाले हैं। यह बात सुनते ही सरिता ममता और रवि ठाकुर के आने का इंतज़ार करने लगी। उस वक्त सरिता का पति ऋषि भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोनों की हत्या की योजना बनाने के बाद ममता अपने पति नितिन को साथ लेकर सरिता के घर पहुंची, लेकिन ममता के साथ उसके पति नितिन को देखकर उसे कुछ हैरानी भी हुई। सरिता ने ममता को एक तरफ बुलाकर उसके पति के आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह किसी काम से बाहर जा रहे हैं। फिर बोले कि मुझे भी उधर ही जाना है तो वह मुझे छोड़ते हुए चले जाएंगे। यह जानकारी मिलते ही सरिता दोनों के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सरिता के किचन में जाते ही नितिन ने उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और उसके बाद उसने उसके घर में ही रखी तलवार से सरिता की हत्या कर दी। सरिता की हत्या करने के बाद ममता ने दरवाजे पर लगा कुंडा खोल दिया। उसके बाद नितिन सरिता के अंदर वाले कमरे में छिप गया। इसके बाद जैसे ही रवि ठाकुर सरिता के घर पहुंचा तो ममता ने फिर से सरिता के घर का बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने रवि ठाकुर को बाहर वाले कमरे में ही रोक लिया। रवि ठाकुर ने उस वक्त सरिता के बारे में पूछा तो ममता ने कहा कि सरिता दीदी बहुत ही चालाक हैं। वह बाजार का बहाना बनाकर इसलिए चली गई कि ताकि हम दोनों को खुलकर मौज मस्ती करने का समय मिल सके। इतना कहते ही ममता ने रवि बाबू पर अपना प्यार दिखाते हुए उसके होठों पर एक जोरदार किस कर दिया। आप चिंता ना करें, वह इतनी जल्दी घर वापस आने वाले नहीं हैं। इतना कहने के बाद ही ममता ने रवि ठाकुर को अपनी आगोश में ले लिया। फिर वह रवि ठाकुर के साथ अश्लील हरकतें करने लगी,
जिसके बाद ममता को अकेला पाकर रवि ठाकुर ने भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए बेचैन हो उठा। रवि ठाकुर ने कामुक होते ही ममता ने उसके कपड़े उतार दिए। इसके बाद रवि ठाकुर ने भी उससे कपड़े उतारने को कहा तो उसने कहा कि उसे आपके सामने कपड़े उतारते हुए शर्म आती है। यह कहते ही ममता ने रवि ठाकुर की आंखों में पट्टी बांध दी। रवि ठाकुर की आंखों पर पट्टी बांधते ही नितिन तलवार लेकर आया और सामने खड़े रवि ठाकुर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके तुरंत बाद ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सरिता और रवि ठाकुर की हत्या करने के बाद ममता और नितिन ने दोनों को एक ही कमरे में ले जाकर डाल दिया। उन्होंने सरिता के भी कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में कर दिया, जिसके बाद ममता ने ही सरिता के मोबाइल से उसकी बेटी को मारने का मैसेज भेज दिया ताकि उसकी बेटी को उन पर किसी तरह का कोई शक ना हो। दोनों को बेरहमी से ख़त्म करने के बाद पति पत्नी ने वहां पर फैले खून को साफ करने की कोशिश की। उसके बाद दोनों उसके कमरे से निकलकर बाहर से दरवाज़ा बंद करने के बाद ऑटो से फरार हो गए। ममता ने रवि ठाकुर और सरिता का मोबाइल भी अपने पास रख लिया। अपने घर पहुंचते ही दोनों ने सबसे पहले अपने कपड़े जला दिए। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आरोपियों के जले कपड़े और दोनों मृतकों के कपड़े के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त तलवार भी बरामद कर ली है। तो दोस्तों, ये है 2023 की सनसनी स्टोरी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।